स्वागत है आपका लेजेंड्स ऑफ राजस्थान के छठे एपिसोड में। राजस्थान का कोना कोना अपने इतिहास के आंचल में कुछ ऐसी कहानियां छुपाए हुए है जिन्हें सुनने मात्र से ही रोम रोम कांप उठता है। कुछ ऐसी ही गाथा है सिवाना दुर्ग के राव कल्लाजी रायमलोत की, जिनकी हट इतनी बड़ी थी कि उन्होंने अपने मरने से पूर्व ही अपने मरसिये लिखवा लिए थे। आइए शुरू करते हैं। बात 16वीं शताब्दी की है। उस समय मारवाड़ की गद्दी पर विराजमान थे मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के पिता थे प्रतापी महाराजा राव मालदेव, जिनका गौरव आज भी राजस्थानी धरा पर सूर्य के समान चमकता है। इनके छोटे पुत्र थे रायमल, जिन्हें सिवाना की जागीर दी गई थी। रायमल के पुत्र हुए कल्याण सिंह। कल्याण का ही अपभ्रंश है कल्ला, और चूंकि वे रायमल के पुत्र थे इसलिए रायमलोत। हुआ यूं कि राव मालदेव अपने बड़े दो पुत्रों को छोड़ अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को मारवाड़ का राजपाट सौंप गए। यह बात बड़े भाइयों को हजम नहीं हुई। राजपुताने में यह बड़ी ही आम बात है, और मैं तो कहूंगा कि यही वह कारण है जिसकी वजह से मुगल इतना बड़ा साम्राज्य बनाने में सफल रहे। इतिहास साक्षी है इस बात का कि हर कदम पर हमारे अपनों ने ही हमें नीचे गिराने का प्रयास किया है। भाइयों की लड़ाई का फायदा उठाते हुए मुगलों ने दूर दूर तक अपना आधिपत्य कर लिया। राव चंद्रसेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मालदेव के पुत्र उदय सिंह पहुंच गए अकबर के पास, और अकबर ने चंद्रसेन के खिलाफ सेना भेज दी। चंद्रसेन ने भी महाराणा प्रताप की तरह खूब संघर्ष किया। कई सालों तक जंगलों में भटके, पर उनका अंत दुखद रहा। अपने भाई को रास्ते से हटाकर मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के महाराजा बना दिए गए। उदय सिंह दो बातों में प्रथम रहे। पहला ये कि उनके पहले जोधपुर के किसी महाराजा ने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और दूसरी बात कि अपनी पुत्री का मुगलों के साथ विवाह कराने वाले वे मारवाड़ के प्रथम शासक। खैर, लौट कर वापस राव कल्ला पर आते हैं। कल्ला का लालन पालन अपने दादा राव मालदेव की देखरेख में हुआ था। इससे यह भी ज्ञात होता है कि बेशक उन्होंने शुरुआत से अपने दादा के साहस के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। शौर्य और वीरता उनमें कूट कूट कर भरी थी। अकबर के विरुद्ध उन्होंने अपने काका राव चंद्रसेन की भी सहायता करी। मन ही मन तो उन्हें मुगलों की अधीनता कतई स्वीकार नहीं थी, पर थे तो वे एक सामंत ही, इसलिए मुगल दरबार में हाजिरी लगाने जाया करते थे। एक रोज की बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ था और कई बड़ी हस्तियां उसमें मौजूद थी। बूंदी के राजा भोज भी उसमें उपस्थित थे। जब जरूरी विषयों पर वार्ता समाप्त हुई तो अकबर की नजर भोज पर पड़ी। दुआ सलाम करने के बाद अकबर ने भोज को बड़ी ही विकट परिस्थिति में डाल दिया। उसने अपने बेटे सलीम का विवाह भोज की पुत्री के साथ कराने का प्रस्ताव रख डाला। राजा भोज भौचक्के के रह गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा लगा मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। वे इस रिश्ते से जरा भी खुश न थे, पर बादशाह अकबर के सामने प्रकट कैसे करें। उनको मना करना मतलब उनसे दुश्मनी मोल लेना। उन्होंने कुछ टालम टोल करने की कोशिश की, पर अकबर अपनी बात पर अड़ा रहा। भोज के लिए वो कुछ पल अनंत काल की तरह बीत रहे थे। उन्होंने सभा में बैठे बाकी दरबारियों की ओर नजरें दौड़ाई। उनकी नजर आकर रुकी कल्ला राय मलोत पर, जो कि बड़ी ही शान से अपनी मूंछों पर बंट लगा रहे थे। कई बार कल्ला जी के बड़ों ने उन्हें अकबर की उपस्थिति में मूंछों पर ताव देने से मना किया था, पर कल्ला तो अपनी धुन के पक्के थे। राजा भोज और कल्ला की नजरें मिली और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। भोज ने फिर से हिम्मत जुटाई और अकबर को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की सगाई पहले ही कर दी है। अकबर समझ गया कि दाल में कुछ तो काला है। उसने आगे बढ़कर पूछा कि कौन है वो सौभाग्यशाली पुरुष जिससे आपने अपनी कन्या की सगाई की है। राजा भोज के मुंह से कुछ निकलता इससे पहले ही राव कल्ला उठ खड़े हुए। अपनी बलशाली आवाज में उन्होंने अकबर से कहा कि वो मैं हूं जिससे राजकुमारी की सगाई की गई है। सारे दरबारी सन्न रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकबर भी मन ही मन तिलमिला उठा। उसने कल्ला को सगाई छोड़ देने के कई प्रलोभन दिए,
पर कल्ला ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सगाई तो मेरे मरणोपरांत भी टूटनी मुश्किल है। अंत में एक झूठी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए उसने राव कल्ला और राजा भोज को बधाई दी। भोज ने भी आखिरकार चैन की सांस ली। दरबार खत्म होते ही भोज कल्ला से आकर मिले और उन्हें सलाह दी कि वे रातों रात बूंदी की ओर प्रस्थान कर उनकी पुत्री भान कंवर के साथ सगाई की रस्म पूरी कर लें। राव कल्ला ने भी ऐसा ही किया और बूंदी जाकर सगाई की रस्म पूरी की। अब राव कल्ला अकबर की आंखों में पहले से भी ज्यादा खटकने लगे थे। खटकते वो पहले भी थे, पर अब और भी ज्यादा खटकने लगे थे। अकबर को कहीं ना कहीं यह भी संदेह था कि राजा भोज और राव कल्ला ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है। कई दिन सोच विचार करने के बाद अकबर को एक दिन एक उपाय सूझा। उसने राव कल्ला को उपद्रव दबाने के बहाने लाहौर जाने का आदेश दिया। ऐसा कहते हैं कि कल्ला को उनके खिलाफ किसी षड्यंत्र की भनक लग गई थी। इसके चलते राव कल्ला ने भी केसरिया वस्त्र धारण करने चालू कर दिए थे। यह सिलसिला लाहौर में भी चालू रहा। एक दिन लाहौर के मुगल सूबेदार ने कल्ला को केसरिया वस्त्र पहने देख उनका मजाक उड़ा दिया। बात ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और इतनी बढ़ गई कि अंत में राव कल्ला ने सूबेदार का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे तैसे करके वो लाहौर से निकलने में कामयाब रहे, जहां से उन्होंने बीकानेर की ओर प्रस्थान किया। कल्ला समझ चुके थे कि आगे की लड़ाई आर या पार की होने वाली थी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नियति से समझौता भी कर लिया था। उनका स्वाभिमान उन्हें कभी अकबर के आगे घुटने नहीं टेकने देने वाला था। उन्होंने अपना भाग्य चुन लिया था और वो दिन प्रतिदिन अकबर की सेवा चाकरी करने से कई गुना बेहतर था। वाकई में कल्ला अब खुद को आजाद महसूस कर रहे थे। जब राव कल्ला बीकानेर पहुंचे तो वहां उनकी भेंट पृथ्वीराज राठौड़ से हुई। ये वही पृथ्वीराज हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप का सोया स्वाभिमान फिर से जागृत करने में अहम भूमिका निभाई थी। यह अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। इन्होंने एक से बढ़कर एक सुंदर कविताएं और अमूल्य ग्रंथों का संपादन किया है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज राठौड़ का ओहदा बहुत ऊंचा है। अपने काका पृथ्वीराज से राव कल्ला ने एक अनूठी मांग रखी। उन्होंने पृथ्वीराज से अपने मर्सिये लिखने के लिए कहा। पहले मैं आपको मर्सिये शब्द का मतलब समझाता हूं। मर्सिये दोहे होते हैं जो कि किसी वीर योद्धा के मरणोपरांत उसकी शौर्य गाथा का बखान करते हुए लिखे जाते हैं। गौर करिएगा, मरणोपरांत लिखे जाते हैं। पृथ्वीराज सोच में पड़ गए। उन्होंने कल्ला को समझाया कि तुम्हारे जीवित रहते मैं कैसे तुम्हारे मर्सिये लिख सकता हूं। मर्सिये तो लिखे ही मरने के बाद जाते हैं। पर कल्ला अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने आगे पृथ्वीराज को जो तर्क दिया उससे वितर्क करना पृथ्वीराज के भी बस में नहीं था। उन्होंने कहा कि काकोसा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप जैसे जैसे लिखेंगे मैं वैसे ही लड़ता हुआ अपने प्राण त्याग दूं। पृथ्वीराज के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। गमगीन आंखों से उन्होंने कल्ला की बात मानकर उनके मर्सिये लिख दिए। अपने मर्सिये गाते हुए कल्ला ने काका पृथ्वीराज से विदा ली और सिवाना दुर्ग की ओर कूच किया। रास्ते में सिरोही के पास उन्हें पता लगा कि अकबर की एक सैन्य टुकड़ी सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा के ऊपर हमला करने जा रही है। राजा सुल्तान राव कल्ला के मामा लगते थे। राव कल्ला ने भी भांजा होने का पूरा कर्तव्य निभाते हुए अकबर की सेना को रास्ते में ही लूट लिया। क्या हरफन मौला किस्म के इंसान रहे होंगे कल्ला। वो कहते हैं ना कि मृत्यु का भय समाप्त होने के बाद ही जीवन की शुरुआत होती है। कल्ला को तो खैर कभी वो भय था ही नहीं। वो तो पुरुषत्व की एक अटूट मिसाल थे। जहां पैर गाड़ा वहीं पानी निकाल देने में भरोसा रखते थे। अकबर के सब्र का बांध अब टूट चुका था। लाहौर और सिरोही में हुई घटनाओं की खबर उस तक पहुंचा दी गई थी। उसने मोटा राजा उदय सिंह को अपने पास बुलाया और कल्ला के खिलाफ सैन्य अभियान का संचालन करने का जिम्मा सौंपा। उदय सिंह ने भी हामी भर दी और अपने ही भतीजे के विरुद्ध मोर्चा खोला। 1589 ईस्वी में उदय सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने सिवाना दुर्ग की घेराबंदी की। सिवाना हमेशा से मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी माना जाता था। इसका गढ़ राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से एक है, जिसका निर्माण परमार राजा भोज के पुत्र वीर नारायण ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। परमारों से यह चौहानों के पास आया
जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीता और इसका नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। फिर मारवाड़ के राठौड़ों ने इस पर अपना आधिपत्य किया। इस प्रकार इस किले ने कई मालिकों के अधीन अपना समय गुजारा है। इसकी बूढ़ी आंखें कई ऐतिहासिक पलों की गवाह रही है। अलाउद्दीन खिलजी के हमले के दौरान हुए साके का कष्ट भी इसके नसीब में आया। मुसीबत के समय इसने राव चंद्रसेन की राजधानी के रूप में भी काम किया। अब यह गढ़ न चाहते हुए भी एक और नरसंहार का दार्शनिक बनने वाला था। गढ़ सिवाना कूटनीतिक दृष्टिकोण से अभेद माना जाता था। यह हल्देश्वर नामक एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और आसपास 56 छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राव कल्ला ने सिवाना पहुंचते ही युद्ध की तैयारियां चालू करवा दी। जब बूंदी की राजकुमारी भानकंवर या दूसरे शब्दों में हाडी रानी भानकंवर को इस बात का पता चला तो उन्होंने ऐसी मुश्किल समय में अपने राव के करीब होना मुनासिब समझा। भले ही उनकी सिर्फ सगाई हुई थी, पर उन्होंने राव कल्ला को हर तरह से अपना मान लिया था। हाडी रानियों ने राजस्थान के इतिहास में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। चाहे वो मेवाड़ के सलुम्बर की हाडी रानी हो, जिन्होंने अपने पति को अपना कर्तव्य याद दिलाने हेतु अपना शीश काट कर दे दिया था, या फिर मारवाड़ की हाडी रानी जिन्होंने महाराजा जसवंत सिंह को इसलिए गढ़ में प्रवेश नहीं करने दिया था क्योंकि वे युद्ध से वापस लौट आए थे। हाडी रानियों के साहस और सतीत्व ने राजस्थान की दरा को हमेशा से गौरवान्वित किया है। भानकंवर ने भी अपनी सोच से हाडा वंश का यह गौरव और बढ़ा दिया और गुप्त रास्ते के जरिए सिवाना आई। किले को भेदने के लिए आक्रमणकारी हर मुमकिन कोशिश किया करते थे, साम दान दंड भेद जैसे भी। पर वो कहते हैं ना, घर का वेदी लंका ढाए। ज्यादातर घेराबंदियों के समय कोई अंदर का आदमी ही दुश्मन सेना के साथ मिलकर किले के राज खोल देता था। अलाउद्दीन खिलजी के हमले के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब भायला नामक एक व्यक्ति ने बगावत करी थी। उसने किले के अंदर स्थित तालाब को गौमांस से दूषित कर दिया था, जिसके कारण राव सातल देव के पास साका करने के अलावा और कोई चारा ना बचा था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक नाई ने किसी तरह से मुगल सैनिकों को अंदर प्रवेश करवा दिया। अंत में राव कल्ला को भी साके के अलावा कोई रास्ता ना दिखा। मैंने इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में साका शब्द का मतलब समझाया था, एक बार फिर उसका मतलब यहां दोहरा देता हूं। एक साका के दो पहलू होते थे, पहला केसरिया और दूसरा जौहर। जब भी राजपूत वीर यह समझ जाते कि अब आक्रमणता उन पर हावी है और जीतने के कोई आसार नहीं है, तो वे सर पर केसरिया बांध किले का द्वार खोल अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहीद हो जाते थे। इसे केसरिया कहते थे। महिलाएं भी रानी के नेतृत्व में खुद को अग्नि को समर्पित कर देती थी। इसे जौहर कहते थे। कल्ला रायमलोत ने केसरिया का संचालन किया और दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। घोर घमासान युद्ध हुआ। लड़ते हुए कल्ला रायमलोत वीरगति को प्राप्त हुए। कहते हैं कि सर कटने के बाद भी उनका धड़ काफी देर तक दुश्मन सैनिकों पर तलवार चलाता रहा। ऐसा उस वंश की कुलदेवी की कृपा के कारण होना माना जाता था। आज भी गढ़ के अंदर दो समाधियां बनी हुई है, एक कल्ला के सर की है और दूसरी उनके धड़ की। हाडी रानी भानकंवर ने जौहर का नेतृत्व किया और अपने राव के साथ अमर हो गई। राव कल्ला की कहानी को लेकर आज के जगत में दो तीन मत हैं। एक मत यह कहता है कि जब मोटा राजा उदय सिंह ने यह फैसला किया कि वे अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ करेंगे, तो कल्ला इस बात से नाखुश थे। उन्होंने धमकी दी कि वे उदय सिंह और जहांगीर दोनों को मार देंगे। इस वजह से अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किए। एक मत तो यह भी कहता है कि अकबर ने जहांगीर का विवाह राव कल्ला की ही बहन के साथ करने का दबाव बनाया था। जब जहांगीर बारात लेकर सिवाने आया तो उसे कल्ला ने भेंट में जूतियों की माला पहनाई, जिससे वो बहुत क्रोधित हुआ और अकबर ने सिवाने पर आक्रमण किया। राव कल्ला को जो इतिहास मैंने आपके समक्ष पेश किया वो भी इन मतों में से ही एक है। एक प्रसिद्ध कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्या सच क्या फसाना ये पता कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है, पर सिवाना का साका 101% सच है और इस साके में कल्याण दास राठौड़ अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। किसी कवि ने राव कल्ला के ऊपर एक दोहा लिखा है जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। कटिया पहला कोड सूं गात सुनी निज जाए,
जिन विद कवि जतावे हो उन विद कटियो जाए। अर्थात राव कल्ला ने वीरगति को प्राप्त होने से पहले बड़ी ही शान से अपनी मरण गाथा या मरसिए सुने। जिस तरह कवि ने उनकी गाथा कही वे उसी तरह कटते गए। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।